हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है, जहां पर हम आपके साथ डेली के करंट अफेयर्स जो है वो शेयर कर रहे हैं और उसमें आपको यूजफुल कंटेंट जो है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेली करंट अफेयर सेशन। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आधार गवर्नेंस पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इसका? आधार गवर्नेंस पोर्टल जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कि किसने रिसेंटली लॉन्च किया है? लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है to streamline the approval process of Aadhaar authentication। यानी आधार ऑथेंटिकेशन की जो अप्रूवल है उसको स्ट्रीमलाइन करने का ये ऑब्जेक्टिव जो है वो कौन लेकर आया है? आधार गवर्नमेंट पोर्टल जो है, आधार गवर्नेंस पोर्टल जो है, और किसने लॉन्च किया है? लॉन्च करने की बात आती है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new chairman of SEBI। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एंड, पहले हम लिखेंगे इसकी एब्रीविएशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपने सेबी और आरबीआई का डिफरेंस भी पढ़ा होगा, सेबी और आरबीआई के बारे में पढ़ा होगा। तो आरबीआई जो है उसकी एब्रीविएशन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सेबी जो है ये इसका क्या नाम है? इसकी एब्रीविएशन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन। इनका नया चेयरमैन कौन बना है? द नेम इज तुषिन। क्या नाम है इनका? इनका नाम है तुहिन कांत पांडे। क्या नाम है इनका? तुहिन कांत इनका नाम है। जो कौन बने हैं? ये बने हैं किसके? सीबीआई के चेयरमैन तुहिन कांत। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु इनॉग्रेटेड द वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव रिसेंटली। अभी हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट जो है ये इनिशिएटिव, ये पहल किसने ली थी? ये हमें बताना है कि वन नेशन वन पोर्ट का जो इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा लिया जाता है? ये लिया जाता है, यूनियन मिनिस्टर है, बाय द यूनियन मिनिस्टर। क्या नाम है उनका? सर्बानंद, जिसको हम सर्बानंद भी बोलते हैं, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, इन्होंने वन नेशन वन पोर्ट, यानी वन नेशन वन पोर्ट रेफर्स टू कि एक देश है और एक ही पोर्ट, और ये किस लिए किया है? जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, वन नेशन वन रेशन, ये हमने स्कीम्स जो है वो पहले भी पढ़ी। तो इस तरीके से वन नेशन वन पोर्ट की ये क्यों बात कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू, इसलिए कर रहे हैं ताकि ट्रेड जो है उसको बूस्ट मिल सके, इंटरनेशनली उसको बूस्ट मिल सके, और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन हो सके। क्या हो सके? मॉडर्नाइजेशन हो सके किसकी? पोर्ट्स की, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स। ठीक है,
इसके लिए इन्होंने इनिशिएटिव जो है वन नेशन वन पोर्ट का उसकी पहल की है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राणी मित्रा नेशनल अवार्ड, किसके बारे में बात हो रही है? जो अभी हमने पहले हाईलाइट ऑफ द डे में पढ़ा, प्राणी मित्रा नेशनल अवार्ड जो है हाल ही में ये न्यूज में था, और ये इसे किस लिए दिया जाता है, यानी किस फील्ड में आपने एक्सीलेंस हासिल की है, महारत हासिल की है, तो आपको प्राणी मित्रा या जीव दया जो अवार्ड हमने भी पढ़ा था हाईलाइट में, तो वो दिया जाता है। वो दिया जाता है पहले क्या है ये नाम, प्राणी मित्रा, ये दिया जाता है फॉर एनिमल वेलफेयर। ठीक है, अगर आपने एनिमल की वेलफेयर के लिए, वेलफेयर रेफर्स टू भलाई, अगर आपने एनिमल्स की भलाई के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए कुछ काम किया है, तो आपको क्या मिलेगा? प्राणी मित्रा अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो ये दिया गया किसके द्वारा? ये दिया गया है बाय एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस सेरेमनी को कंडक्ट किया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दोज who was awarded of this particular award, प्राणी मित्रा। ठीक है, the next question is when is National Science Day observed every year? हर साल नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है नेशनल साइंस डे? नेशनल साइंस डे जो है, सबसे पहले हमें ये जानना है, ये कल भी हमने पढ़ा है करंट में, कि नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 28 फरवरी को हर साल। और क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है क्योंकि इस दिन रमन इफेक्ट की क्या हुई थी? डिस्कवरी हुई थी। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी, और डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? सीवी रमन। सीवी रमन का नाम तो सुना है ना आपने, सीवी रमन के द्वारा इसकी डिस्कवरी की जाती है, रमन इफेक्ट की। और सीवी रमन कौन थे? इंडियन फिजिस्ट। ठीक है, इंडियन फिजिस्ट थे ये, और इनके द्वारा जो है वो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की जाती है, और इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिलता है। क्या मिलता है? नोबेल प्राइज मिलता है इनको। और बात करें तो ये पहले फर्स्ट, हम लिखेंगे फर्स्ट ये फर्स्ट साउथ एशियन थे, ये पहले साउथ एशियन थे जिन्हें किसका अवार्ड मिला था? साइंस में काम करने का अवार्ड मिला था, साइंस के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, जिन्हें साइंस के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ये वो पहले साउथ एशियन आदमी थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which state is the Idukki Wildlife Sanctuary recently in news located? हमें बताना है इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि आपको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, अभी हमने हाइलाइट्स ऑफ द डे में क्या पढ़ा था? काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि ये असम में लोकेटेड है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि 7-6 और जो है बड़े इंपॉर्टेंट वाले नेशनल पार्क वहां पे हैं, चाहे हम दिब्रू सखोवा की बात करते हैं, मानस की बात करते हैं, ठीक है, औरंग की बात करते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वहां पे थे। तो वहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती थी, जो हमने काजीरंगा की बात की थी। काजीरंगा कहाँ था? काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम। ठीक है, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये क्यों फेमस है? इट इज फेमस फॉर वन हॉर्न्ड राइनोसेरॉस। ठीक है, जिसका एक सिंग होता है ना, वो वाला राइनोसेरॉस जो है यहाँ के लिए, उसके लिए ये फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्क में वन हॉर्न राइनोसेरॉस की कंजर्वेशन की जाती है। ये ही वहां पर सबसे मेनली पाया जाता है। ठीक है, बात करें कि इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये केरला में है। कहां पर है? ये केरला में है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट
इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल सिस्टम रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO। यानी क्या नाम है इंडिया की पहली, फर्स्ट इंडिजीनियस मीन्स जो डोमेस्टिक बनी हुई है, डोमेस्टिक मीन्स जो अपने घर पे, इंडिजीनियसली मतलब जो इंडिया ने खुद बनाई है, वो वाली क्या एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल। ये वर्ड्स आपको याद रहे, एंटी शिप मिसाइल है, एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम जो है इसको अभी DRDO ने टेस्ट किया। और ये इसका क्या नाम है आपको ये बताना है कि ये कौन सी वाली है और क्या नाम है इसका। तो इसका नाम है, द नेम इज नेवल एंटी शिप मिसाइल। कौन सी है ये, नेवल एंटी शिप मिसाइल। इस तरीके के क्वेश्चन आपके SSC के पेपर्स में भी अपीयर होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके UPSC में भी आते हैं। ये फर्क है कि UPSC में आपको सिर्फ इसका नाम नहीं पूछा जाएगा, इसके बारे में पूछा जाएगा कि इसकी वर्किंग कैसी है, ये कहाँ बनता है, क्या कैसे कैसे इसका जो है इसकी वर्किंग होती है, या फिर किस किस ने इसको मिलकर बनाया है और इसका पर्पस क्या है, इसका एम क्या है, वो सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट अगर आपको SSC के एग्जाम्स वगैरह में आता है तो डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये शिप जो है पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड है और इसका क्या नाम है, वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्या, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। क्या, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना टू प्रोवाइड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, की अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे इंश्योरेंस दिया जाएगा। इंश्योरेंस समझते हो ना, इंश्योरेंस देना किसको, लेकिन स्कूल चिल्ड्रन को। अभी हमने बड़ा इंश्योरेंस पढ़ा होगा उनके लिए जो एम्प्लॉयज होते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कि अगर उनके कल खुदा ना खास्ता उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी फैमिली को जो है वो कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, क्या इंश्योरेंस जो है वो उनको दिया जाता है ताकि उनकी फैमिली को ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े और मरते मरते भी वो कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन कभी आपने इस कदर का जो है वो नहीं सुना होगा, इस कदर की जो है वो स्कीम योजना नहीं सुनी होगी, बहुत कम ऐसी होती हैं जो स्कूल चिल्ड्रन के बारे में इन्होंने बताया है। तो यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देना तो है, पर देना किसको है, स्कूल चिल्ड्रन को। और क्या नाम है स्कीम का, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। और ये किस स्टेट ने लॉन्च की है हमें ये बताना है, तो ये की गई है राजस्थान के द्वारा। ठीक है, राजस्थान के द्वारा। और अगर आपको अब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान ने एक ये वाली जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है और ये किसके लिए है, पर्पस क्या है, तो द पर्पस इज टू प्रोवाइड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टू स्कूल चिल्ड्रन। Let's move towards the next question. The next question says Chola Naikan tribe is primarily found in which state? कौन सी ट्राइब है? चोला नाइकन ट्राइब जो है वो किस स्टेट में पाई जाती है? हमने कल पर्दी ट्राइब के बारे में पढ़ा था, इरुला के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इरुला जो है वो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था पर्दी ट्राइब के बारे में, ये ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं, MP, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, so on। ठीक है, तो ये सारी ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के रिगार्डिंग भी पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि ये कौन सी स्टेट से हैं, इनका कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल अगर होता है, जैसे अभी हमने जमोइर बिंदानी डांस पढ़ा, वो कहां पर हो रहा है ये फेस्टिवल, असम में हो रहा है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, इन ऑर्डर टू जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, जो हार्डशिप्स फेस की थी टी गार्डनिंग कम्युनिटीज ने, यानी जो चाय पत्ती लगाते थे उन लोगों ने अंग्रेजों के हाथों क्या क्या मुश्किलों का सामना किया है, उसको क्या दर्शाता है ये वाला डांस जो है ना, उसमें ये चीज जो है वो दर्शाई जाती है। और इनके लिए भी यहाँ पर भी जो पर्टिकुलर ट्राइब्स हैं वो पर्टिकुलर ट्राइब्स इसको मनाती हैं। तो ये कहाँ मनाया जाता है, असम में। बात करें इसके ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, झारखंड से। यानी ये जो डांस है, ये जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल की जो प्रथा थी वो स्टार्ट होती है, इसका ओरिजिन जो है वो होता है छोटा नागपुर
रीजन इन झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू पड़ा है ना झारखंड में, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो अब हमसे पूछ रहा है चोलाई नाइकन ट्राइब जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है केरला में। कहाँ? केरला में। और ट्राइब जो होती है ना वो उनमें ट्राइब जो होती हैं वो एक तो, सॉरी स्पेलिंग गलत है, पहली बात तो ट्राइब जो होती हैं उनको उनकी कुछ खास लैंग्वेज होती है, कुछ खास स्क्रिप्ट होती है ट्राइब्स की, ठीक है, क्या होती है, कुछ अलग ही उनका फेथ होता है, यानी मैं बताऊंगी आपको, लैंग्वेज उनकी अलग से होती है, स्क्रिप्ट होती है। व्हाट इज इट रेफर्स टू, इसका मतलब है कि जो ट्राइब है वो मेन स्ट्रीम में नहीं रह रही है, वो नहीं रहते ना मेन स्ट्रीम में, वो अपने आप को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, यानी जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उस दुनिया से वो अलग करके अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। उनकी अलग लैंग्वेज होती है, अलग फेथ हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है, उनकी स्क्रिप्ट अलग होती है। और क्या होता है कि ये पर्टिकुलर ट्राइब्स जो होती हैं ये नहीं चाहती कि इनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा स्ट्रीमलाइन लोगों, मेन स्ट्रीम लोगों से हो, ठीक है, तो इसलिए ना ये थोड़ी आइसोलेटेड रहती हैं, अकेले रहती हैं, ये वाली जो ट्राइब्स होती है ना, जो भी पर्टिकुलर रीजन्स में पाई जाती हैं। मुंडा ट्राइब पढ़ी होगी आपने, जिसके लीडर बिरसा मुंडा जो है बड़े फेमस हुए, मॉडर्न हिस्ट्री में उनका बड़ा नाम है। तो इस तरीके से ट्राइब्स जो है आइसोलेटेड होती हैं। तो मैक्सिमम लेकिन जब हम बात करते हैं केरला की, तो केरला में ये चोलाई नाइकन जो ट्राइब है ना, ये पर्टिकुलर ट्राइब जो है ये भी एक आइसोलेटेड ट्राइब है, ये कुछ ज्यादा ही आइसोलेटेड है, ये कुछ ज्यादा ही अकेले रहते हैं, ये घुलते मिलते ज्यादा नहीं है। और बात करें तो बताया जा रहा है कि इनमें 400 से भी कम मेंबर्स जो हैं वो रह गए हैं, ठीक है। तो यानी चोलाई नाइकन ट्राइब ऑफ केरला इज द मोस्ट आइसोलेटेड, हम कह सकते हैं, जिसमें बिलो 1400 मेंबर्स ही रह चुके हैं, ठीक है। तो यानी इसको कंजर्व करने की भी जरूरत होगी। अब आप मुझे बताएं कि जब हम ट्राइब्स की कंजर्वेशन की बात करते हैं, उनके एरिया की कंजर्वेशन की बात करते हैं, कि ट्राइब जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उनकी कंजर्वेशन की जाए, तो उसके लिए हमारे पास पॉलिटी में हमने पढ़ा है 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, है ना। 5th शेड्यूल फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड 6 फॉर ट्राइबल एरियाज, ठीक है, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। तो 5th शेड्यूल में हमें शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताया जाता है और इसमें ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया जाता है 6th शेड्यूल में, जिसमें यह बताया जाता है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, मतलब वहां पर हमारे जैसे लोग जो है ना उनको जाने से रोका जाता है, कि उनका उनकी जो स्ट्रीम है वो ज्यादा उन पे हार्म ना हो, वो नहीं चाहते कि हमारी इन्वॉल्वमेंट उनके साथ हो। और साथ में वहां पर काफी कुछ अलग से रूल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे हम पर रूल लागू होता है वहां ऐसा नहीं होता, 5th और 6th शेड्यूल के मुताबिक जो है वो चलाई जाती हैं ये पर्टिकुलर एरियाज, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a rare petrified fossil. A rare petrified fossil has been discovered in which state recently? Petrified fossil है ये, ठीक है, ये बहुत कम ही मिलता है, ये कहां पर किस स्टेट में जो है वो डिस्कवर किया गया है, बस इसका नाम ही हमें बताना है। तो ये कहां पर है, मिला झारखंड में। कहां पे? झारखंड में, ठीक है। झारखंड की कैपिटल रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2025? मैंने अभी पहले शेयर किया कि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है इन ऑर्डर टू कमेमोरेट दी, हम कह सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, ठीक है, विच वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर सीवी रमन। सीवी रमन ने किया था, हु वाज इंडियन फिजिस्ट, और उनको नोबेल प्राइज 1930 में मिला था। तो अब पूछ रहा है कि थीम क्या है इसकी, तो इसकी थीम है empowering Indian youth. This theme is empowering Indian youth. किसके लिए? ये मैं अभी आपको, मैंने कल भी समझाया था, ये फॉर ग्लोबल लीडरशिप in science and innovation, in science and innovation, in science and innovation
फॉर डेवलप्ड इंडिया, फॉर डेवलप्ड इंडिया। यानी इसका मतलब क्या है इस थीम का, हमें मतलब भी समझना है, हमें सिर्फ लाइन याद करके नहीं जानी है, ठीक है। जब हम मतलब समझेंगे तो हम पूरा समझ आ जाता है, और जब हमारे सामने चाहे वो आगे पीछे करके वर्ड्स ऑप्शन रखेगा तो हमें आराम से पता चल जाएगा। इसकी थीम जो है वो ये है कि भारत का जो भी युवा है, जैसे हम जो है वो भारत के यूथ हैं, तो उनको एम्पावर करना है, उनको सशक्तिकरण करना है, उनको इतना पावर देना है, उनको इतनी एम्पावरमेंट देनी है कि वो ग्लोबली लीडर बन सके। क्या बन सके? ग्लोबली लीडर बन सके। अब वो कैसे बनेंगे ग्लोबली लीडर? ऐसे तो नहीं बन सकेंगे। उन्हें क्या करना होगा, उसके लिए साइंस एंड इनोवेशन में पार्टिसिपेट करना होगा, कुछ ऐसी इनोवेशंस करनी होंगी, पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों में आज हमारे जो युवा है वो पीछे रह रहे हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करें, हम भी चाहें, हम बाहर वालों के साथ जो फॉरेन कंट्रीज हैं हम उनके मुकाबला कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इनोवेशंस करनी होंगी, हमें साइंस को में, टेक्नोलॉजी में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बट ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट क्या बोल रहा है कि साइंस और इनोवेशन में करेंगे, क्योंकि जब किसी देश की साइंस और टेक्नोलॉजी जो है आगे होगी तो वो देश जो है वो डेवलप्ड होने की कगार पर होता है। और बात कल हमने ये भी की थी कि इंडिया जो है वो इस टाइम एक डेवलपिंग नेशन है, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका एंड रशिया, ठीक है। अब यही बात है कि अगर इंडिया का यूथ जो है वो भी इनोवेशंस करता है, साइंस में तरक्की करता है, तो वो भारत को डेवलप्ड इंडिया बना सकता है, एज वेल एज खुद एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। ये इस थीम का मतलब है, ठीक है। और थीम का मतलब क्या होता है? थीम मीन्स एक बेसिस रखा गया है कि अब हमें इस पर काम करना है, ठीक है। थीम मीन्स ये नहीं कि एक लाइन लिख दी है, इस पर काम करना है, इस पर काम होगा, ये उसकी थीम रखी गई थी कि नेशनल साइंस डे पर उन्होंने ये चीज है प्लान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द वन नेशन। ये अभी हमने दोबारा रिपीट हो गया, ये पढ़ा हमने कि किसके द्वारा, वन नेशन वन पोर्ट। कौन बोलता है कि एक नेशन एक पोर्ट होना चाहिए इन ऑर्डर टू बूस्ट द हम बोल सकते हैं ट्रेड सेक्टर? किसने बोला ये? यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। ये उनका ही इनिशिएटिव है, उनकी ही एक पहल है। The next question is, what is the name of newly launched Aadhaar governance portal by the central government for Aadhaar authentication? ये भी हमने पढ़ लिया। अब वो इस पोर्टल का नाम पूछ रहा है, कौन सा पोर्टल है ये? आधार गवर्नेंस पोर्टल। पोर्टल यही है, यही आंसर है इसका। नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च, यही पोर्टल लॉन्च हुआ है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। यही पोर्टल जो है इसको किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। किस लिए? ताकि आधार की ऑथेंटिकेशन की जा सके। ऑथेंटिकेशन मीन्स कि वो कितना रिलायबल है, क्या ये सही है, क्या ये नहीं है, फर्जी आधार नहीं चलेगा ना देश में, तो उन चीजों के लिए, ठीक है। और ये इसकी अगर हम बात करते हैं, इसका लिंक जो है, इसका लिंक जो है ये आपको याद नहीं रखना है, जस्ट ऐसे मैं बता रही हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि ये जो गवर्नेंस पोर्टल है, आधार गवर्नेंस पोर्टल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ बोल सकते ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, होम डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, डिफेंस वगैरह। तो यहाँ पर कौन सी है जिसको हम बोलते हैं बेटे? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ, इसे आप नोट कर लें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन technology. Now the next question is, which country is set to reintroduce its EB-5 visa program as the gold card visa? कौन सा कंट्री जो है वो दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है।
कौन सा प्रोग्राम है ये? इस प्रोग्राम का नाम है EB-5 वीजा प्रोग्राम है ये। और ये क्या करेगा? गोल्डन कार्ड वीजा जो है वो इशू दोबारा से करेगा। ये यूएसए है। कौन सी कंट्री है ये? यूएसए है। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन कम ही आएगा पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन इज विच इज एन इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सूफी म्यूजिक पोएट्री एंड डांस हेल्ड इन दिल्ली? भारत में, दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में कौन सा इंटरनेशनल फेस्टिवल, कौन सा इंटरनेशनल फेस्टिवल है ये? सूफी म्यूजिक, कौन सा? सूफी म्यूजिक पोएट्री एंड डांस। कहां पर होना है? दिल्ली में। यानी एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है जिसमें सूफी म्यूजिक, उनकी शायरियां, कविताएं और डांस जो है वो सब जो इस इंटरनेशनल फेस्टिवल में मनाया जाएगा, सब कुछ इसमें होगा। और ये कौन सा फेस्टिवल जो है वो आपने बताना है। और ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है। ये कौन सा है? जहाने खुसरो। जहाने खुसरो। आमिर खुसरो का नाम सुना है, ठीक है, जो किसकी कोर्ट में थे? ये दिल्ली सल्तनत में थे आमिर खुसरो। बड़े फेमस पोएट हुए हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जहान खुसरो जो है ये इनकी ही लेगेसी में मनाया जाता है, ठीक है, आमिर खुसरो की। तो ये हमारे आज के जो डेली करंट अफेयर का सेशन था, 15 क्वेश्चन से 1 लाइनर, उसमें हमने थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग की, कुछ और जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा तो उसके बीच में जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे मुझे, मैंने वो भी आपको बताए। तो आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है आप इसको कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर आपकी कुछ सजेशंस हैं रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, हाईलाइट्स ऑफ द डे, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे।